अब हम बात करें फर्स्ट रेशियो की, करंट रेशियो। करंट रेशियो के साथ साथ मैं आपको क्विक रेशियो का भी फॉर्मूला बता दूंगी। आप अपनी नोटबुक रखो, साथ में लिखो क्या क्या इसमें आएगा। सी करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिपेंड अगेन अपॉन करंट लायबिलिटी। ये करंट लायबिलिटी हमारी आएगी डिनोमिनेटर में, करंट एसेट आएगा हमारा न्यूमरेटर में। ध्यान रखना है करंट एसेट के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। सी करंट एसेट के अंदर आ रहा है करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेसिकली, जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कह सकते हैं, जो जल्दी कन्वर्ट होती हैं हमारी कैश में, बहुत जल्दी, विद इन 1 ईयर। इन्वेंट्री स्टॉक जो हम रखते हैं वो भी अगेन कन्वर्ट होता रहता है। ट्रेड रिसीवेबल, ये ट्रेड रिसीवेबल क्या है? जब भी आप सेल करते हो किसी को तो आप उससे पैसा लेते हो बेसिकली, नॉट नाउ बट इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, वो आपके बन जाते हैं डेटर्स, वो आपके बन जाते हैं बिल्स रिसीवेबल। ये कंसेप्ट आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि बिल्स रिसीवेबल और डेटर में क्या फ़र्क है। ये दोनों को मिलाकर बनता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल, ये दोनों को मिलाकर बनता है ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश कितना पड़ा है, बैंक में कितना है, वो सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। देन शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, एडवांसेस। अब ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या है? सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन लिखा हो तो वो लायबिलिटी है, आपको देना है, लेकिन एडवांसेस वर्ड साथ में लिखा है, यही एक वर्ड हमें बहुत कंफ्यूज करता है, याद रखना। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वर्ड एडवांसेस लिखा है, आपने किसी को लोन दिया है शॉर्ट टर्म के लिए, आप उससे लेने वाले हो विद इन 12 मंथ्स, सो दैट इज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। वर्ड एडवांसेस पे ध्यान रखना, इसी की वजह से सारी रेशियोज में गड़बड़ आती है। अदर करंट एसेट, आपने कोई प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है, इंटरेस्ट आपका कोई मिलने वाला है बाकी है, तो वो अदर करंट एसेट में आ जाता है। इन सबको आप टोटल करोगे, आपका करंट एसेट आ गया। करंट लायबिलिटी की बात करो, यही शॉर्ट टर्म लोन्स था ना, इसकी जगह शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कर दिया है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपने ली है, आप दोगे विद इन 12 मंथ्स, 1 ईयर। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है करंट लायबिलिटी में। ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। यहाँ डेटर था, बिल्स रिसीवेबल था, यहाँ क्रेडिटर्स है और बिल्स पेएबल है। अदर करंट लायबिलिटी सेम वे, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं जो आपको देने बाकी है, रेंट देना बाकी है, इंटरेस्ट देना बाकी है, कुछ भी, तो वो करंट लायबिलिटी में आ जाता है, इसमें अदर करंट लायबिलिटीज़ में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, आपने कोई प्रोविजन बनाया हुआ है जिसे आप विद इन 12 मंथ्स यूज़ करने वाले हो, सो दैट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ये सारा आपका करंट लायबिलिटी है, ये सारा आपका करंट एसेट है। इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये इन्वेंट्रीज, ये प्रीपेड एक्सपेंस, ये दो चीज़ें, ये आप अगर इंक्लूड ना करो, दो चीज़ें सिर्फ इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस आप इंक्लूड ना करो, तो ये आपका बन जाता है क्विक एसेट बन जाता है। ठीक है, क्विक एसेट बन जाता है, ये ध्यान रखना है। और क्विक एसेट यानी कि जब आप क्विक रेशियो निकालोगे या फिर एसेट टेस्ट रेशियो निकालोगे, जिसे हम बोलते हैं लिक्विड रेशियो निकालोगे, तब आपको क्विक एसेट्स की जरूरत पड़ती है। करंट एसेट की जगह क्विक एसेट आएगा, करंट लायबिलिटी सेम रहेंगी। सिर्फ ये दो चीज़ें नहीं लेनी हैं, इन्वेंट्रीज नहीं लेनी है, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लेना है, ये दो चीज़ें नहीं लेनी है, बाकी सब सेम रहेगा, वो बन जाएंगी क्विक एसेट्स एंड दिस इज करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज विल बी योर क्विक रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो, वो भी हम करेंगे, उसके सम्स में साथ साथ करती जाऊंगी, क्योंकि फॉर्मूला आपको अभी बता दिया गया है करंट रेशियो का भी क्विक का भी, तो दोनों लिख लो। मैं इसमें एक सम आपको दिखा रही हूँ, छोटा सा सम है, कंप्यूट करंट रेशियो। आपको दिख रहा है जो ऊपर लिखा है, ट्रेड रिसीवेबल हो गया 1 लाख का, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए 10,000 के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया 30,000 का, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है 20,000 की, मशीनरी है 7,000 की, इन्वेंट्रीज है 40,000 की। ये सारे एसेट्स है, नीचे ये सारे लायबिलिटीज है, बिल्स पेएबल, सॉन्ड्री क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, एक्सपेंस पेएबल, ये सारे हमारे लायबिलिटीज है ना। पर हमें क्या क्या लेना है करंट एसेट में, क्या क्या नहीं लेना है, पहले वो देखते हैं। चलो करंट एसेट, पहले करंट एसेट देखें। करंट इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा करंट एसेट हो गया। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गई। इन्वेंट्री है, यस ये है, ये मेरा करंट एसेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंस नीचे लिखा हुआ है, ये भी मेरा करंट एसेट हो गया। ट्रेड रिसीवेबल लिखा है, करंट एसेट हो गया। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये लिखा है, इसका मतलब ये भी करंट एसेट हो गया। ठीक है, क्या मशीनरी करंट एसेट है? नहीं, मशीनरी नॉन करंट एसेट है, लॉन्ग टर्म के लिए आप उसे यूज़ करने वाले हो, तो वो नहीं है। नीचे तो आज कुछ भी करंट एसेट का पार्ट नहीं है, चलो इसको ऐड कर लेते हैं।
1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 प्लस 30, 1,40,000, 1,40,000 प्लस 20, 1,60,000, 1,60,000 प्लस 40, टोटल करो 1,60,000 प्लस 40 मतलब 2 लाख। ऊपर का पार्ट तो आ गया हमारा 2 लाख। इस तरीके से आप इसको नीचे लिखोगे। कैसे लिखोगे? करंट एसेट्स is equal to then trade receivable plus prepaid expense plus cash and cash equivalent plus then short term investment plus inventories plus। फिर आप उसका अमाउंट दिखाओगे कि आपने कैसे उसको 2 लाख कैलकुलेट किया है। लिखना ज़रूरी है, डिटेल बताना ज़रूरी है। चलो अब करंट लाइबिलिटी ढूंढते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है क्या? नहीं है। ट्रेड पेएबल यानी कि ये दोनों ट्रेड पेएबल होते हैं, हमें पता है। ये बिल्स पेएबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये दोनों मेरी हो गई करंट लायबिलिटी क्योंकि वो ट्रेड पेएबल है। डिबेंचर्स ये नॉन करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसको तो नहीं लेना है। एक्सपेंस पेएबल यही तो है। अदर एक्सपेंस पेएबल क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो मैंने अभी समझाया अदर करंट लायबिलिटीज में आता है, पेमेंट करनी है, तो ये हमारा करंट लायबिलिटी का पार्ट है। चलिए 3 आ गए हमारे करंट लायबिलिटी के पार्ट। 20,000 40,000 कितना हुआ? 60, 60 प्लस 40 1 लाख। इजी है, तो यहां आपने लिख दिया 1 लाख। अब आपका रेशियो क्या आ चुका है? 2:1। मतलब इस क्वेश्चन में करंट एसेट इज टू करंट लायबिलिटी यानी कि करंट रेशियो इज इक्वल टू 2:1 है। तो आप नीचे करंट एसेट का टोटल दिखाओगे, पूरा टोटल करके दिखाना है। करंट लायबिलिटी का टोटल दिखाओगे, देन उस वैल्यू को रिप्लेस करोगे फॉर्मूला में, जैसे मैथ्स में करते थे। सीधा आंसर नहीं लिखना है। जो भी करंट एसेट्स है उसको एक साथ लिखकर टोटल करो, जो भी करंट लायबिलिटी है उसको एक साथ लिखकर टोटल करो एंड देन पुट इट इन द फॉर्मूला, फाइंड आउट द आंसर। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। ये फॉर्मूला एक बार लिख लो, पॉज कर लो वीडियो को, ये लिख लो किस में क्या चीज़ आती है, करंट रेशियो में क्या आ रहा है, क्विक में क्या आ रहा है, कैसे एक छोटा सा सम सॉल्व किया है। करेंगे, बहुत सारे सम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। बहुत सारे जो ट्रिकी जिसमें घूम जाते हो वो भी सॉल्व करेंगे। सो पहले ये सिंपल वाला एक बार देख लो, देन वी विल स्टार्ट विद अदर क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट करें कुछ सम्स रिलेटेड टू करंट रेशियो, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, सेम निकालना है। सम दिए हुए हैं कुछ, बहुत सारे करेंगे, डोंट वरी, जितने हो सकेंगे उतने करेंगे। अच्छा, सबसे पहले करंट एसेट करंट लायबिलिटी निकालनी ही पड़ेगी। ये पहला क्वेश्चन जहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल एसेट, फिक्स एसेट, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मुझे तो कहीं पे भी कुछ करंट एसेट करंट लायबिलिटी दिख ही नहीं रहा। अब क्या करें, कैसे निकालें इन सब चीज़ों से? दिमाग में एक बार बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर याद करो। चलो बैलेंस शीट, शेयर होल्डर्स फंड, मैं बहुत छोटा लिख रही हूँ, बहुत स्मॉल, मतलब एक एक वर्ड लिखकर, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है कैसे। बस एक ब्लूप्रिंट निकालना है, मैप बनाना है दिमाग के अंदर। इसीलिए शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, इफ यू रिमेंबर। सही है, ये 3 चीज़ें होती थी करंट आपकी पूरी टोटल लायबिलिटीज़ में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में। अगर मैं एसेट की बात करूं तो उसमें नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स आती हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स आती हैं, उनको आप ऐड कर दोगे तो टोटल एसेट्स आ जाएंगी। दीज बोथ आर इक्वल, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी इक्वल है। सी अगेन, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, उनको ऐड करोगे तो टोटल लायबिलिटी। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। ठीक है, अब इसमें हम वो चीज़ को निकालने की कोशिश करते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं। अगर टोटल एसेट्स 3 लाख है तो ऑब्वियसली यही टोटल लायबिलिटी भी है ना, टोटल लायबिलिटी भी यही है। लायबिलिटी के पार्ट में देखो, शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। सी, शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, तो क्या मैं करंट लायबिलिटी नहीं निकाल सकती? यस। सो करंट लायबिलिटी क्या होगा? करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज माइनस, क्या माइनस करेंगे? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज
नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये दोनों माइनस करेंगे। चलो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। कैपिटल अगेन करंट लाइबिलिटी यहाँ आएगी। टोटल लाइबिलिटी क्या है, यही टोटल एसेट इज टोटल लाइबिलिटी 3 लाख माइनस शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज 80,000। कितना अमाउंट आया हमारा, 3 लाख में से 2 लाख 80 गया तो 20,000, मतलब हमारा करंट लाइबिलिटी तो आ गया। अब बात करते हैं करंट एसेट्स की। अब ये देखो, ये फिक्स्ड एसेट्स एंड ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दोनों ही पार्ट है नॉन करंट एसेट्स का। किसका, नॉन करंट एसेट्स का। सी करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स जो भी आपकी हैं, अब मैं सारा शॉर्ट में लिखने वाली हूं ऊपर वाला, टोटल एसेट्स माइनस फिक्स्ड एसेट्स जो आप देख ही रहे हो माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स मतलब मेरा टोटल एसेट्स का क्या पार्ट आया 3 लाख इज माइनस फिक्स्ड एसेट्स कितनी है 1,60,000 माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख। तो मेरा कितना आंसर आ गया इसका 40,000। सो व्हाट इज माय करंट रेशो। करंट रेशो क्या होगी, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं आपको सीधा सीधा आंसर दे रही हूँ यहाँ पर डायरेक्टली आंसर्स। यहाँ पे आएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इज इक्वल टू 2:1। कैलकुलेट तो कर ही लोगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया। किस तरीके से हमने निकाला, सी यहाँ पे बैलेंस शीट के फॉर्मेट को ध्यान रखना है। हाँ, फिक्स्ड एसेट दिया है, नॉन करंट एसेट नहीं दिया है। नॉन करंट एसेट के अंदर टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आती हैं। फिक्स्ड एसेट्स हो गया टेंजिबल वाला पार्ट एंड ये इन्वेस्टमेंट्स वाला पार्ट हो गया। फिक्स्ड एसेट में इंटेंजिबल भी आ सकती हैं, डोंट वरी। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और फिक्स्ड एसेट को आप ऐड करोगे तो नॉन करंट एसेट्स आएंगी, नॉन करंट एसेट्स। तो आपको करंट एसेट निकालनी है, टोटल एसेट में से ये दोनों चीज़ें माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, करंट एसेट दिया है, इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, क्या करें, कैसे निकालें। करंट एसेट दिया है, इन्वेंट्रीज भी दिया है, गुड। वर्किंग कैपिटल दिया। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इससे हमें करंट लायबिलिटी मिल जाएगी। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी है। अब क्या करेंगे, हमें करंट लायबिलिटी निकालनी है। करंट लायबिलिटी को यहाँ लाएंगे, वर्किंग कैपिटल को वहाँ लेकर जाएंगे। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। नाउ सी करंट एसेट कितना है 5,25,000 माइनस वर्किंग कैपिटल कितना है 2,25,000, मतलब वी गॉट आवर आंसर फॉर करंट लायबिलिटी दैट इज 3 लाख। ओके, करंट एसेट ऑलरेडी दिया हुआ है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है करंट एसेट में, सी करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री आती ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें एक लूज टूल्स दिए हुए हैं। ये हमारे कभी भी जो हम करंट एसेट निकालते हैं उसका पार्ट नहीं होता। लूज टूल क्या होता है, जो आप लॉन्ग टर्म के लिए मशीन्स के लिए यूज़ करने वाले हो, है ना, तो वो आप सेल में तो कन्वर्ट करोगे नहीं। तो कभी भी ध्यान रखना, इन्वेंट्री के अंदर अगर आपका लूज टूल है तो उसे हमें हटाना पड़ेगा। तो हमारे करंट एसेट्स क्या होंगे, सी करंट रेशो इज इक्वल टू हियर करंट एसेट माइनस दिस, जो हमारा लूज टूल वाला पार्ट है उसे हम माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सी 5,25,000 माइनस 75,000 डिवाइडेड बाय इट इज 3 लाख। ठीक है, तो ये माइनस क्या कितना आ रहा है 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख। 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, ये 40 से 40 कट 45 30, तो क्या आएगा आंसर 3:2। हमारा आंसर आया 3:2। 15 से आप डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया। आ जाओ नेक्स्ट में। वापस वर्किंग कैपिटल दी हुई है, टोटल एसेट दी हुई है, नॉन करंट एसेट दी हुई है। क्या करें करंट एसेट निकालने के लिए, अरे ऊपर वाला याद है ना बैलेंस शीट का, यस,
तो करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट्स। तो बेसिकली टोटल एसेट कितनी है 45 लाख माइनस 33 लाख, तो हो गया हमारा करंट एसेट कितना आ गया 12 लाख। अब करंट लायबिलिटी कैसे निकालते हैं, अभी तो निकाली, वर्किंग कैपिटल से कैसे निकालते हैं, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। सी करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, यही वाला फॉर्मूला है, करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। कितना है करंट एसेट, अभी तो निकाला 12 लाख, 12 लाख माइनस कितना है वर्किंग कैपिटल 9 लाख, कितना आंसर आया 3 लाख। चलो आ जाओ आंसर पे, करंट लायबिलिटी भी आ गया, करंट एसेट भी आ गया। फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, मतलब 12 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, कट कट कितना आएगा हमारा 4:1 आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगेन जो भी दिया है इन्फॉर्मेशन, यही इन्फॉर्मेशन दिया है, वर्किंग कैपिटल, टोटल एसेट, नॉन करंट एसेट। टोटल एसेट में नॉन करंट हटा दो, करंट आ जाएगा, करंट में से वर्किंग हटा दो तो आपका करंट लायबिलिटी आ जाएगा। दोनों आ चुके हैं, आप अपना आंसर निकाल दो। ठीक है, दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व मोर सम्स नाउ। अब हम स्टार्ट करें और कुछ और थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़े और क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5, मतलब ये क्या है 2.5:1, ये हमें समझना है 2.5:1। वर्किंग कैपिटल 60,000 है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। चलो अब थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। करंट रेशियो क्या होती है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सही है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। चाहिए, अगर मुझे करंट एसेट की जगह पे वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड कुछ लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, वर्किंग कैपिटल माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट्स, सॉरी प्लस करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, सी इट क्लियरली। करंट एसेट की जगह मैंने क्या लिखा, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2.5:1। वर्किंग कैपिटल की जगह रखे क्या, वी हैव 60,000 प्लस करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, तो यहाँ है 2.5/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 60,000 प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी। सही है, मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ करंट लायबिलिटी एक साइड पे चला जाएगा, ये मैं इसको शॉर्ट थोड़ा कर रही हूँ, 60,000 इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस 1 लायबिलिटी, 2.5 माइनस 1, 1.5 करंट लायबिलिटी। सो हम लिख सकते हैं 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5 करंट लायबिलिटी। ये ज़ीरो वहाँ चला जाएगा, पॉइंट का ज़ीरो, 15 से 4 कट कर रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ हमारा आंसर आ जाता है करंट लायबिलिटी का 40,000। अंडरस्टूड, 40,000। कैसे ही आप कैलकुलेट करके देखो, इसको कट करके देखो, आ जाएगा 40,000। अब हमें क्या निकालना है, करंट एसेट। अब करंट एसेट अभी तो ऊपर लिखा वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी, यहाँ वर्किंग कैपिटल कितना है 60, सो 60 प्लस 40 हमारा आ गया है करंट एसेट ऑल्सो। सो वी गॉट आवर आंसर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, करंट एसेट निकालना था, करंट लायबिलिटी निकालना था। वी गॉट आवर करंट लायबिलिटी ऑल्सो, वी गॉट आवर करंट एसेट ऑल्सो। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, समझ आया। रिप्लेसमेंट कैसे करना है, एक्स वैक्स समझ में नहीं आता है तो ऐसे कर सकते हो, दिस इज द गुड वे। एक्स वैक्स नहीं डालना है, करंट लायबिलिटी को एक्स डालो, वो सब नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, ये वाली चीज़ को ध्यान रखो, ये वाली चीज़ को ध्यान रखो। ठीक है, तो आप उसको रिप्लेस करके अपना आंसर निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल दिया है 7,20,000, ट्रेड पेएबल अदर करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों को हम मिलाकर करंट लायबिलिटी बना सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है। सो करंट
लायबिलिटीज इज इक्वल टू ये 40,000 प्लस ये 2 लाख, यानी कि 2,40,000 दिख रहा है, लिखना है आपको कैसे आपने प्लस किया। देन करंट एसेट निकालना है, यहाँ पे हमने वापस लिखा था, देखो करंट एसेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी, ये दोनों ही है हमारे पास। वर्किंग कैपिटल कितनी है 7,20,000, करंट लायबिलिटी कितनी निकाली हमने 2,40,000 हो गया। वी गॉट आवर आंसर 9,60,000। अब हमारे पास करंट एसेट भी है, करंट लायबिलिटी भी है, चलिए आंसर निकाल लेते हैं। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी दैट इज 9,60,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितनी निकाली थी 2,40,000। चलो आंसर 40 से 40 कट, ठीक है। अब बताओ, आप 4 पे कट कर सकते हो, 2 पे कट कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे। दैट इज 224 एंड दिस इज व्हाट 6, तो ये हो गया 4:1, निकल सकता है इजीली। चलिए आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, ये वाला पार्ट भी हो गया, समझ आया ना? नहीं आया तो एक बार दोबारा से देख लो, कोई बात नहीं, बहुत इजी है। ये तो करंट लायबिलिटी हो ही गया, तो करंट लायबिलिटी आप एसेट में, अगर आपको करंट एसेट निकालनी है तो वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटी ऐड कर दो, जो हम यहाँ से कर ही रहे हैं हर बार। चलो लास्ट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैप ऑन दिस स्लाइड लास्ट, ओके करेंगे और सम करेंगे। वर्किंग कैपिटल 1,80,000 है। अब ये टोटल डेब्ट्स है, वो टोटल डेब्ट्स, ये आप देख रहे हो ऊपर ये वाला पार्ट, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डेब्ट्स, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। मतलब टोटल डेब्ट्स में नॉन करंट लायबिलिटी भी है और करंट लायबिलिटी भी है। टोटल डेब्ट में से आप लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हटा दो तो आपको करंट लायबिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि है क्या, ये नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है, तो आप टोटल में से लॉन्ग टर्म हटा दो, शॉर्ट टर्म मिल जाएगा, ये ध्यान रखना है। सी करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू दैट इज टोटल डेब्ट्स माइनस, टोटल डेब्ट से क्या माइनस करेंगे हम, नॉन करंट या फिर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, जिसे हम लिखते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। ओके, सो आंसर क्या आ रहा है हमारा, सी करंट लायबिलिटी कितना है हमारा, तो निकालना ही है। टोटल डेब्ट्स कितने हैं 3,90,000 माइनस लॉन्ग टर्म 3 लाख, वी गॉट आवर लायबिलिटीज 90,000। करंट लायबिलिटी आ गई, फिर वर्किंग कैपिटल दिया है। करंट एसेट कैसे निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी, सी होता ही जा रहा है वापस से। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे करंट एसेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। सो हियर इट इज कितना दिया है हमें करंट एसेट, सॉरी वर्किंग कैपिटल, दैट इज 1,80,000, यस 1,80,000 प्लस 90,000। सो आंसर कितना हो गया 2,70,000। यस, आंसर निकालें फाइनली। करंट रेशियो इज इक्वल टू 2,70,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितने निकाली थी 90,000। सो यहाँ पे कट हो जाएगा 40 से 40, दैट इज 3:1। तो हमारा आंसर आ गया है 3:1। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है 4:1। यहाँ पे तो निकालना ही करंट एसेट करंट लायबिलिटी था। सी किस तरीके से आपने वर्किंग कैपिटल को यूज़ किया, किस तरीके से आपने टोटल डेब्ट्स को यूज़ किया। बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिमाग में रखो तो अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा सारी रेशियोज़ में। आगे और सम करेंगे, डोंट वरी। अब हम बात कर रहे हैं कुछ एक ये करंट रेशियो की, जिसके अंदर कुछ चेंजेस आने वाले हैं। मतलब करंट अकाउंट, करंट एसेट में, नॉट करंट अकाउंट में, करंट एसेट में या करंट लायबिलिटी में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। उन चेंजेस के कारण इस करंट रेशियो में क्या चेंजेस आएंगे वो हमें समझना है। देखो करंट एसेट करंट लायबिलिटी, अब यहाँ पे दिखाओ, ये सारी चीज़ आप देख रहे हो, ये सब लिखा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, ये पर्टिकुलर आइटम्स या तो करंट एसेट को अफेक्ट करने वाली हैं, या तो करंट लायबिलिटी को अफेक्ट करने वाली है, या तो दोनों को अफेक्ट करने वाली हैं। ठीक है, उससे मेरी करंट रेशियो पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वो इम्प्रूव होगी, यहाँ पे वही तो हमें बताना है। स्टेट गिविंग रीजन वेदर द करंट रेशियो विल इम्प्रूव और डिक्लाइन और नॉट गोइंग टू चेंज।
कुछ चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, इन सब की वजह से मुझे फाइंड करना है कि क्या मेरी करंट रेशियो में कोई चेंजेस आने वाला है, अगर आने वाला है तो क्यों, नहीं आने वाला तो क्यों। इसमें बेसिक मैथ्स का कैलकुलेशन लगने वाला है, थोड़ा सा ध्यान रखना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर के साथ हमेशा करंट रेशियो का इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा, मतलब अगर न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, डिनोमिनेटर में जो भी चेंज है उसका उल्टा असर आने वाला है करंट रेशियो पे, ठीक है। सेम वे अगर डिनोमिनेटर में कुछ चेंज नहीं है, न्यूमरेटर में कुछ चेंज आता है, तो उसका डायरेक्ट असर पड़ता है करंट रेशियो पे। देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। ये सारी स्टेटमेंट्स है हमारी। यहाँ पे अगर करंट रेशियो 1:1 है, अब आप क्या करो, दिमाग के अंदर एक नंबर ले लो, अच्छा सा बड़ा सा एक नंबर ले लेते हैं। मैं अपने दिमाग में एक नंबर ले रही हूँ 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। 1:1 है। मैं एक दिमाग में एक नंबर ले रही हूँ कि मेरा एसेट भी 1 लाख है और मेरा लायबिलिटी भी 1 लाख है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसे दिमाग में रखने के लिए, ताकि मैं स्टेटमेंट्स को समझ पाऊँ। तो मैंने 1 लाख 1 लाख लिख दिया, भाई ये दोनों का रेशो भी सेम आ रहा है 1:1, है ना। अब देखो ये कह रहे कैश पेड टू क्रेडिटर्स। मान लो मैंने 20,000 पे किए हैं क्रेडिटर्स को, पे किए हैं तो कैश में से गया है। कैश क्या है, करंट एसेट है, मतलब करंट एसेट कम हुई है। क्रेडिटर्स गए हैं, क्रेडिटर्स खत्म हुए, वो क्या है, करंट लायबिलिटी है। मतलब दोनों ही साइड में 20,000 गए। ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मैं 20,000 दे रही हूँ, ठीक है। मैंने कैश पे किया है क्रेडिटर्स को 20,000, यहाँ भी 20,000 गया, यहाँ भी 20,000 गया। 80/80 कुछ फर्क पड़ा मेरी रेशो पे, कुछ फर्क पड़ा मेरी रेशो पे, नहीं, कुछ फर्क पड़ा ही नहीं। सेम अमाउंट से मेरा डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है, सेम अमाउंट से मेरा न्यूमरेटर भी कम हो रहा है, क्योंकि मेरी रेशो 1:1 थी, इसीलिए इस पे कोई असर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकती हूं नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया है, बिकॉज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। ये मेरा रीजन है। रीजन मैंने क्या दिया कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही, करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों ही सेम अमाउंट से डिक्रीज हुए हैं और मेरा रेशियो 1:1 है, इसीलिए मेरा आंसर नो चेंज आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बिल्स, हाँ वो भी देखेंगे बाद में, पहले ये वाला पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्स पेएबल डिस्चार्ज्ड। बिल्स पेएबल डिस्चार्ज का मतलब भी यही होता है कि दैट वी हैव पेड टू बिल्स पेएबल, हमने बिल्स पेएबल को पे कर दिया है, वही वाली बात, सेम, कोई चेंज नहीं है। कैश मैंने दिया है, खत्म हुआ है, बिल्स पेएबल मेरा गया है, मतलब न्यूमरेटर में से भी उतना अमाउंट गया, डिनोमिनेटर में से भी उतना अमाउंट गया। करंट एसेट में से भी मान लो 10,000 गए, तो करंट लायबिलिटी में से भी 10,000 गए, तो 1:1 ही रहने वाला है ना। उसमें क्या चेंज आने वाला है, 90,000 डिवाइडेड बाई 90,000, 1:1, तो यहाँ आ गया नो चेंज अगेन, क्योंकि ये दोनों एक्चुअली में देखा जाए तो सेम ही है। चलिए नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर। हमने क्या किया, मुझे पैसा मिलने वाला था, मैंने उसे क्रेडिटर को दे दिया। मेरे पास पैसा आने वाला था एक पर्सन से, मैंने क्या बोला, क्रेडिटर को तुम ले लो। इससे क्या हुआ, मेरी एसेट कम हुई, मेरी लायबिलिटी भी कम हुई, सेम अमाउंट से, क्योंकि आई हैव पेड द सेम अमाउंट, है ना। वहां से जितना निकाला एसेट से उतना ही लायबिलिटी को दिया है, तो बेसिकली मेरा वापस वही हो गया, करंट एसेट कम हो गई, करंट लायबिलिटी भी कम हो गई, सेम अमाउंट से। क्या चेंज आएगा, 1:1 है, इसीलिए कुछ चेंज नहीं आने वाला है। समझे, यहाँ पे समझना है कि क्या चीज़ हो रही है। करंट एसेट भी मेरी उतने ही अमाउंट से कम हुई है, करंट लायबिलिटी भी मेरी उतने ही अमाउंट से कम हुई है, इसीलिए देयर इज नो चेंज। इसका भी आंसर नो चेंज। पढ़ लिया दूसरा वाला, गुड, समझ रहे हो। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे आप गुड्स ले रहे हो, मतलब क्रेडिटर्स बढ़े, सीधा आता है, लायबिलिटी बढ़ गई। क्या स्टॉक नहीं बढ़ा, स्टॉक भी तो बढ़ा ना, मतलब आपने 20,000 के गुड्स परचेज किए, तो ऊपर करंट एसेट में 20 ऐड हो गया बिकॉज ऑफ स्टॉक, नीचे क्रेडिटर्स में ऐड हो गया बिकॉज ऑफ करंट लायबिलिटी, आपको देना है, तो 20,000 ऊपर ऐड हो गया, 20,000 नीचे ऐड हो गया, आई अज्यूम। तो क्या हुआ, 1,20,000 डिवाइड बाई 1,20,000, क्या आंसर आया, 1:1। क्या कुछ चेंज हुआ, नहीं, यहाँ पे भी कुछ चेंज नहीं हुआ। अब सोचोगे क्या मैम कभी कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा होगा, डोंट वरी, वेट वेट, देयर आर सो मेनी स्टेटमेंट्स। चलिए, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब मैंने कैश से गुड्स परचेज किए हैं, मतलब मेरा कैश गया, स्टॉक आया, मेरी लायबिलिटी पे तो कुछ असर हुआ ही नहीं। ऊपर 1 लाख में से ही 20,000 गए कैश, 20,000 के गुड्स आ गए, प्लस कुछ चेंजेस हुआ नहीं, 20 गए 20 आ गए, मतलब क्या हुआ, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, अगेन देयर इज नो चेंज,
है ना, क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर ही वो ऐड हुआ उतना ही अमाउंट और न्यूमरेटर के अंदर ही वो वही सेम अमाउंट डिडक्ट हो गया, तो देयर इज नो चेंज। वेट कुछ तो चेंज आएगा। चलिए, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू अ क्रेडिटर डिसऑनर्ड होता है तो क्या होता है? मैंने एक क्रेडिटर को बोला था कि भाई ये मेरा चेक है, बिल्स रिसीवेबल मान लेते हैं, एक चेक है, मान ले, ऐसा है नहीं, ध्यान रखना, बिल्स रिसीवेबल इज नॉट अ चेक बट आई अज्यूम इट इज़ अ चेक, ठीक है। मैंने वो चेक दिया, मैंने बोला यहाँ से आने वाला था, आप ले लो। अब जो पर्सन ने मुझे चेक दिया था उसके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे या कोई प्रॉब्लम हो गई, उसका चेक हो गया कैंसिल, उसका चेक हो गया डिसऑनर्ड। अब डिसऑनर्ड हो गया जो मेरा क्रेडिटर है जिसको मैंने पैसा दिया, वो तो बोलेगा भाई पैसे दो, ये तो डिसऑनर्ड हो चुका है। मैं वापस उस बंदे को बोलूँगी भाई तुम दो, है ना। तो मतलब क्या हुआ, बेसिकली मेरा जो बिल्स रिसीवेबल खत्म हुआ था वो वापस आ गया, जो क्रेडिटर खत्म हुआ था वो वापस आ गया, समझे। मतलब जो चीज़ें मैंने ख़त्म की थी अपने एसेट और लाइबिलिटी में से, एक मेरे एसेट में से गया था, लाइबिलिटी में से गया था, वही चीज़ें वापस जुड़ गई। 80-80 थी मेरी रेशो, उसमें वापस 20-20 जुड़ गया, तो क्या कुछ असर आया? बिल्स रिसीवेबल भी वापस आ गया क्योंकि वो तो मैंने इंडोर्स किया था तब खत्म किया था, अब वो डिसऑनर्ड हो गया तो वापस आ गया। क्रेडिटर को मैंने पे किया था तो वो पेमेंट तो हुई नहीं, तो वापस मेरे क्रेडिटर वापस आ गए। इसका मतलब दोनों तरफ वापस जुड़ गया, मेरा न्यूमरेटर में 20,000 ऐड हो गया, मेरे डिनोमिनेटर में भी 20,000 ऐड हो गया, तो मतलब देयर इज चेंज। इज देयर एनी चेंज? नहीं ना, नहीं है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे, देखते हैं कहाँ चेंज आता है। वेट, नो चेंज। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि करंट एसेट करंट लाइबिलिटी दोनों ही बढ़ रही हैं सेम अमाउंट से, इसीलिए नो चेंज। चलो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेएबल, कुछ चेंज लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलो देखते हैं। डिविडेंड पेएबल मतलब जो हमें डिविडेंड पे करने थे, मतलब वो करंट लाइबिलिटी में ही हैं और पेमेंट दे रहे हैं, मतलब कैश में से ही जा रहा है, तो मतलब ऊपर से 20 गए, नीचे से भी 20 गए, कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। नो चेंज। क्यों नो चेंज? क्योंकि कैश भी गया है, साथ साथ हमारा डिविडेंड जो पेएबल था, जो आउटस्टैंडिंग था, उसको भी हमने पेमेंट कर दिया है। मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर यानी कि करंट एसेट करंट लाइबिलिटी दोनों सेम अमाउंट से ही कम हुई हैं और दोनों सेम हैं, तो फिर तो 1:1 ही आएगा। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स फॉर 15,000 कॉस्ट ₹10,000। यहाँ लग रहा है कुछ चेंज आएगा ना। चलो देखते हैं क्या। सेल किया है 15,000 में, मतलब हमारे करंट एसेट में 15,000 रुपये जुड़ गए। कितने की गुड्स हैं? 10 की। जा कितने की रही हैं? 10 की। मतलब 1 लाख प्लस 15,000 माइनस 10,000, सही है ना। 15,000 आने वाले हैं वो ऐड किया, जो 10,000 जा रहे हैं, कॉस्ट जा रहा है, उसको माइनस किया। क्या हुआ? एट द लास्ट हमारा रिजल्ट क्या आया? एट द लास्ट हमारा रिजल्ट आया 1,05,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, क्योंकि 15 जुड़े हैं, 10 गए हैं, 15 ऐड हुए हैं और 10 चले गए हैं। मतलब क्या हुआ कि इंप्रूवमेंट हुई है, हमारा न्यूमरेटर के अंदर अमाउंट ऐड हुआ है, एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, इसीलिए यहाँ इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो रेशो है वो इम्प्रूव हुई है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। न्यूमरेटर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप, अगर डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आता है तो, ठीक है, समझ में आया ये कि आपका न्यूमरेटर में ज़्यादा चेंज हुआ है, इसीलिए इंक्रीज हुआ है, इसीलिए योर रेशियो इज इम्प्रूव्ड। देन नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹12,000, बुक वैल्यू 15,000। पहले एक बात बताओ, क्या फर्नीचर मेरा करंट एसेट है? क्या फर्नीचर मेरा करंट एसेट है? ऑब्वियसली नहीं, है ना। हमारा करंट एसेट नहीं है फर्नीचर। क्या है हमारा? दैट इज नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए हम चलाने वाले, है ना। सो फर्नीचर यहाँ कहीं है ही नहीं, ना करंट एसेट में ना करंट लाइबिलिटी में। जब आप इसे बेचोगे, उससे पैसा आएगा तो करंट एसेट में आएगा, लाइबिलिटी का तो कुछ भी नहीं गया। मीन्स करंट एसेट में पैसा ऐड हो रहा है, ये चाहे बुक वैल्यू कितने की भी हो, मुझे क्या करना है, वो तो उसके लॉन्ग टर्म यानी कि नॉन करंट एसेट में से जाएगी। करंट एसेट में से कुछ भी नहीं जा रहा है, सिर्फ करंट एसेट में क्या चीज़ ऐड हो रही है? पैसा, 12,000। ये 12,000 हमारा ऐड हो रहा है, तो बेसिकली मेरा करंट एसेट 12,000 से ऐड हो रहा है, लाइबिलिटी में कुछ चेंजेस नहीं है। सो दैट विल बी 1,12,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। मतलब क्या हुआ? मेरी रेशो चेंज कैसे हुई? इंप्रूव हुई, डिक्रीज हुई? इंप्रूव हुई, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर बढ़ गया है, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं है, यानी कि करंट एसेट बढ़ गया है, करंट लाइबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं है। दैट इज वाई माई रेशियो इज इम्प्रूव्ड।
समझ में आया कैसे लिखना है, क्या लिखना है? जो रीजंस है उनको प्रॉपरली स्टेट करो। अब जब रेशो 1:1 नहीं है, रेशो 1:1 नहीं है, मतलब रेशो क्या है 0.8:1, मतलब मैं अज्यूम कर रही हूं, अज्यूम क्लियरली ये 80,000 है, अजम्पशन, करंट एसेट 80,000 है, करंट लायबिलिटी 1 लाख है। बन रहा है ना मेरा सेम रेशो? बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें सोचते हैं, सोचे वापस यही सारी सेम चीजें। कैश पेड टू क्रेडिटर्स 20,000 20,000, पहले है 0.8:1, ठीक है। मैंने ऊपर से भी 20,000 हटा दिए, माइनस कर दिए, नीचे से भी 20,000 माइनस कर दिए, तो क्या होगा 60,000 डिवाइडेड बाय 80,000, 3:4, 0.75:1 है ना, 0.75:1। इसका मतलब क्या हुआ, पहले क्या थी मेरी रेशो 0.8:1, अब क्या हो गई है 0.75:1। तो क्या हुआ रेशो के अंदर, क्या चेंज आया, बढ़ी कम हुई, क्या हुआ, हमारी रेशो एक्चुअली में कम हुई है, डिक्रीज हुई है ना, डिक्रीज हुई है। या आप देखो कि आप कैसे अमाउंट डाल के करते हो, दिमाग में कुछ एक अमाउंट्स एग्जाम्पल के तौर पे फिक्स कर लो, दैट विल बी गुड फॉर यू। चलिए नेक्स्ट वन, बिल्स पेबल सेम, बिल्स पेबल सेम, आपने ऊपर से भी 10,000 माइनस कर दिया, नीचे से भी 10,000 माइनस कर दिया, या 20 कर दिया, तो वापस वही सेम आ रहा है 0.75:1, मतलब मेरी रेशो डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही सेम अमाउंट से डिक्रीज हुए हैं, और हमारी रेशो सेम नहीं है, जो ऑलरेडी लेस देन, ये ऑलरेडी हमारा जो करंट एसेट है वो कम है करंट लायबिलिटी से। तो दिमाग में नंबर्स डालो, नंबर्स डालने से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू अ क्रेडिटर, अगेन ऊपर नीचे दोनों से सेम अमाउंट माइनस, अब इसमें भी यही था, ऊपर नीचे से सेम अमाउंट माइनस, इसमें भी यही था, बट स्टेटमेंट बदल रही है। यहां भी वही है कि हम ऊपर नीचे दोनों से सेम अमाउंट माइनस कर रहे हैं, इसीलिए मेरा जो रेशो है वो डिक्रीज होगा, जो रेशो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए, चलिए बताइए, मान लीजिए 20,000, ठीक है, 20, ऊपर 20 ऐड, नीचे 20 ऐड, क्या होगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000 है ना, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000, दैट मीन्स 5/6 है ना। तो क्या होगा, अगेन आप इसको डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 0.90, 0.8 समथिंग अबव ऊपर जाएगा, करके देखो अगेन 5 डिवाइडेड बाय 6 कैसे होगा 0 पॉइंट, ये तो जाने ही वाला है, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई करते हो अगर 6 को तो क्या आता है 54, यहाँ पे 50 है तो 8 से ही मल्टीप्लाई करोगे 48, 203 आएगा, बढ़ गया थोड़ा सा, ये तो 0.8 है, वो 0.83 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा। सो यहाँ पे जब गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट की बात कर रहे हैं तब इंप्रूव होगा, देखा आपने, चाहे थोड़ा सा ही स्लाइटली, बट पूरा करना उसको, 2 डिजिट तक निकालना, तभी ये प्रॉपरली आप समझ पाओगे, वरना नहीं, ठीक है। चलिए, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में परचेज किया आपने, क्या होगा सोचो, कैश में गुड्स परचेज किए, न्यूमरेटर में ही ऐड, डिनोमिनेटर में तो कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, यानी कि करंट एसेट में ही हम ऐड कर रहे हैं और करंट एसेट में से ही डिक्रीज कर रहे हैं, 20 + 20 माइनस, चेंज ही नहीं हो रहा कुछ, कैसे चेंज होगा, देयर इज नो चेंज, क्योंकि करंट एसेट में ही ऐड हो रहा है और करंट एसेट से ही डिक्रीज हो रहा है। नीचे वाले में कुछ चेंजेस नहीं है, ऊपर वाले में भी एक्चुअली में कुछ चेंजेस नहीं है, ऊपर में सेम ही प्लस माइनस हो रहा है, इसीलिए नो चेंज, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू अ क्रेडिटर डिसऑनर्ड, हमने बिल्स रिसीवेबल दिए थे किसी को, वो डिसऑनर हो गए हैं, मतलब मेरा नीचे भी बढ़ा ऊपर भी बढ़ा, सेम 20 में कहती हूँ, यहाँ पे 1 लाख हो गया, यहाँ 1,20,000, क्या हुआ था, इंप्रूव हुआ था ना। सो ऑब्वियसली यहाँ भी वही होने वाला है, इंप्रूव, है ना। सो हियर ऑल्सो इट इज इंप्रूव्ड, इंप्रूव होगी मेरी रेशो, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों ही न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, करंट एसेट भी करंट लायबिलिटी भी सेम अमाउंट से बढ़ी है, तो इसलिए ये इंप्रूव होगी। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेएबल, दोनों के दोनों अमाउंट सेम अमाउंट से कम हुए, बताया था ना अभी, ये 60 हो गया और ये 80 हो गया, 3:4, तो क्या होगा 0.75, मतलब क्या हुआ, ये ऊपर वाला आ गया, वापस ऊपर वाला आ गया, तो आंसर क्या है मेरा,
आंसर हियर इज डिक्रीज। डिक्रीज समझ में आया? वो बोला सेम ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं जा रहा है। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹15,000 कॉस्ट 10,000। मतलब ये ऊपर 80 में आप प्लस कर रहे हो 15 माइनस कर रहे हो 10, प्लस कर रहे हो 15 माइनस कर रहे हो 10, मतलब 85 डिवाइडेड बाय 1 लाख 0.85 हो गया, इंप्रूव हो गया है ना, सीधा सीधा इंप्रूव हो गया। आंसर इज इंप्रूव्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंप्रूव। अपने दिमाग में नंबर लिखना तो ही आप समझ पाओगे। सीधा करने की कोशिश करोगे तो गलती बहुत हो ही सकती है, होती ही है, तो मत करना। चलो, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर 12,000। अगेन मैंने बताया था लाइबिलिटी में तो कुछ चेंजेस हो ही नहीं सकते क्योंकि करंट एसेट से रिलेटेड नहीं है फर्नीचर, इट इज़ रिलेटेड विद नॉन करंट एसेट, है ना। तो लाइबिलिटी से भी रिलेटेड नहीं है, पैसा सिर्फ आ रहा है, तो मेरा न्यूमरेटर बढ़ रहा है, करंट एसेट बढ़ रहा है। मान लो 20,000 एक्चुअली दिया हुआ है यहाँ पे 12,000, तो 12,000 बढ़ गया, तो इट इज 92,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, दैट विल बी 0.92:1, मतलब इंप्रूव हुई। सीधा है ना, लास्ट वाला इंप्रूव हुई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंप्रूव। कैसे रीजन देना है ये चीज समझ में आई कि करंट एसेट बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, क्या उससे मेरी रेशियो पे क्या असर आ रहा है वो देखो, तो आपको समझ में आएगा। आपको बताना है नो चेंज है, इंप्रूव है, डिक्रीज है, क्यों है, उसके साथ में आप उसका रीजन स्टेट कर दो। ये बहुत आता है आजकल, आपका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है रेशियोज में, सो ये वो सिखाता है आपको, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं क्विक रेशियोज, उसके सम्स करने वाले हैं, क्योंकि करंट रेशियो के अंदर ही मैंने आपको उसका फॉर्मूला तो बता ही दिया था क्विक एसेट का, कि प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करना है, इन्वेंट्रीज माइनस करना है, तो हमारा क्विक एसेट आ जाता है। बस उससे रिलेटेड हम सम्स करेंगे अब इसके बाद।